Hello everyone, I Adarsh Avasthi This is Savito Tyagi. welcome you all to today's episode of our podcast. It's an absolute honor to have with us Mrs. Varsha Singh, an eminent legal jurist and a respected advocate at the Supreme Court and High Court. From the last 10 years, she has been mentoring the judicial aspirants. Known for her sharp legal acumen and her dedication for guiding young students, she has been countlessly inspiring many young professionals and students. जैसा कि हम सबको पता है 20th मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट आता है जहां पे वो 3 ईयर प्रैक्टिस रूल लाती है फॉर द एंट्री लेवल जुडिशरी एग्जाम्स। तो उसके बाद बहुत सारे ऐसे सवाल थे जो हर जुडिशियल एस्पिरेंट्स के मन में थे और आज हम अपने पॉडकास्ट के माध्यम से उन सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। A discussion that sure is going to be the motivating as well as insightful for everyone. So let's warmly welcome ma'am. Thank you, Day TV, for calling me on your platform, and it's always an honor to interact with the vibrant students, law students. Ma'am, what was the primary focus behind this judgment and what was the problem that it is trying to solve? क्योंकि आदर्श ये कोर्ट समझ रहा था कहीं ना कहीं कि जजेस सिर्फ आप किताब पढ़ने से नहीं बनते, क्योंकि जो यंग जजेस थे कहीं ना कहीं वो कभी भी कोर्ट नहीं गए। आपने बेयर एक्ट्स रीड किए, सेक्शंस याद करे, आपने लॉ पे अपना अच्छा कमांड बना लिया। और जज बनने का मतलब ये नहीं होता कि यू शुड नो द लॉ, right? You should know the interpretation of law. You should know the kind of the system that what is happening in the court. आपको क्लर्क का टेम्परामेंट नहीं पता, आपको एडजर्नमेंट की पॉलिटिक्स नहीं पता, आपको ये नहीं पता कि कितना जब क्रॉस एग्जामिनेशन होता है तो किस तरह का हीट होता है कोर्ट में, और ये सब कहीं ना कहीं मिसिंग था बच्चों में। और ये टोटल, चाहे वो आपका क्लर्क का एटीट्यूड हो, एडजर्नमेंट की पॉलिटिक्स हो, कोर्ट का धूल हो, ये सब आपके जुडिशियल टेम्परामेंट को बिल्ड करता है। और जजेस जो है ना, वो जो कोर्ट रूम की प्रैक्टिस से बन के निकलते हैं, उनका जो परफॉर्मेंस होता है वो भी बहुत एक्सेलेंट होता है। और बार की तरफ से हमेशा से ये आवाज उठाई गई कि यंग जजेस में कहीं ना कहीं, डिस्पाइट कि जुडिशियल एकेडमी बहुत अच्छी ट्रेनिंग दे रही थी, बट कहीं ना कहीं ये फैक्टर मिसिंग था, एंड दैट वाज दी fundamental in every young judicial officer which was missing. Thank you for clarifying, ma'am. अब बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन ये रहता है कि what is the immediate most significant mindset that shift a recent law graduate must make towards their timeline that has essentially been extended towards 3 years? फर्स्ट ऑफ ऑल, लॉ स्टूडेंट्स को ये समझना चाहिए कि जो रियल लॉ की दुनिया है ना, ये नेटफ्लिक्स सीजन नहीं है। अब ये समझना पड़ेगा कि जब आप कोर्ट में रियल में जाके किसी सेक्शन पे, किसी ऑर्डर पे सीपीसी के काम करते हैं ना, तो जो ऑर्डर 7 रूल 11 हमने बेयर एक्ट और बुकों में और किताब में कॉलेज में पढ़ा है ना, उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है। अब लॉ स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि आप फुल टाइम एडवोकेट है और पार्ट टाइम जुडिशियल एस्पिरेंट है। और ये कई सारे बच्चे मुझे कई अलग अलग प्लेटफॉर्म से कांटेक्ट करते हो, कहते हैं मैम बहुत लेट हो गया। बिल्कुल भी लेट नहीं हुआ। ये तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि अब आप लीगल वॉरियर बन रहे हो। पहले आप सिर्फ एस्पिरेंट थे, और जब आप एस्पिरेंट थे तो सिर्फ आप सेक्शंस, किताबें, टेक्स्ट बुक बस यही पढ़ रहे थे। अब आपको उसका रियल इम्प्लीमेंटेशन समझ में आ रहा है। जब आप कोर्ट में जाते हैं तो सबसे पहले आपके अंदर एक तो स्टेमिना आती है, डिसिप्लिन आता है, राइट? सो ये जो माइंडसेट बच्चों का शिफ्ट हुआ है ना, उनको पहले तो अपने दिमाग से ये बात निकाल देनी चाहिए कि आई एम गोइंग टू बी लेट। नो, यू आर नॉट गोइंग टू बी लेट। यू आर गोइंग टू एक्चुअली लर्न व्हाट इज द लॉ, हाउ, व्हाट इज द रियल लॉ। इन फैक्ट अब आपकी रेस और तेज हो गई है। पहले क्या था, आपकी रेस वही बेयर एक्ट्स में, अभी भी आपकी आदत है कि आप बेयर एक्ट्स में ही हैं, आप बेयर एक्ट से बाहर नहीं निकल पा रहे हो। आप एक्चुअली में देखिए कि कैसे इंटरप्रिटेशन हो रहा है, किस तरह से आपके ऑपोजिट काउंसिल आर्ग्यू कर रहे हैं, राइट? सो आप अपने दिमाग में एक बात बिठा लीजिए, अगर आपने एस्पायर कर रहे हैं, इफ यू वांट टू बी अ जुडिशियल ऑफिसर, देन यू आर अ फुल टाइम एडवोकेट एंड द पार्ट टाइम एस्पिरेंट। दैट्स द मेजर माइंडसेट जो कि बच्चों को अपने दिमाग में बिठा लेना चाहिए। That was very enlightening. जो हमारा अगला सवाल है वो कहीं ना कहीं हर एक जुडिशियल एस्पिरेंट के मन में रहता है कि इन these 3 years how can a judicial aspirant sustain himself without, especially without the family support? देखिए, जुडिशियल एस्पिरेंट, अभी भी जो जुडिशियल एस्पिरेंट है, खास करके वो बच्चे होंगे जिन्होंने अभी अभी लॉ किया होगा, या वो 5th ईयर में होंगे, या 3 इयर्स लॉ परस्यू करे तो 3 ईयर में होंगे, या कंप्लीट ही कर लिया होगा लॉ। देखिए, एक बात तो तय है ना कि आप मिलेनियर तो बनने वाले नहीं है, लेकिन
एक बात और समझना पड़ेगा कि आप जब 3 साल कोर्ट में धक्के खाते हैं ना, तो आप मेंटली बुलेट प्रूफ बन जाते हैं। आप मिलेनियर तो बिल्कुल नहीं बनने वाले हैं अभी, लेकिन अब मैंने जैसा कहा कि आप बुलेट प्रूफ बनने वाले हैं, इसके पीछे लॉजिक क्या है? अब आपके लिए क्या यू है, आपके लिए जो ये समय है 3 साल, उसको किस तरह से आपको बिताना है। आपको ये देखना है कि जब आप सुबह उठे और आपको अगर आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप रूम लेके रह रहे हो, घर से दूर रह रहे हो, तो अब आपका ब्रेकफास्ट का नेचर चेंज हो जाएगा। अब आपका ब्रेकफास्ट हो सकता है कोर्ट रूम की चाय हो, पार्ले जी की बिस्किट हो। आपके लिए ल्यूक्रेटिव, आपके लिए लग्जरी क्या है? आपके लिए इस टाइम लग्जरी क्या है? लग्जरी इज इतना वीआईपी कोर्ट रूम्स है, एसी कोर्ट रूम में जाके बैठिए, कोर्ट को ऑब्जर्व करिए, वहां से जुडिशियल टेम्परामेंट को सीखने की कोशिश करिए। वहां पे ऑब्जर्वेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप ऑब्जर्व करते हो कि कोर्ट में क्या चल रहा है, तब आपको समझ में आता है कि यार ये मैं सेक्शन पढ़ रहा हूं। और मैंने एक बार एक केस में, जब मैं एज एन ऑब्जर्वर बैठा था कोर्ट में, सिर्फ देख रहा था कोर्ट को, मेरे पास अपना कोई केस नहीं था, तो उस समय कोर्ट ने, काउंसिल ने, ऑपोजिट काउंसिल ने किस तरह के आर्गुमेंट्स लिए थे, एंड देन दैट इज गोइंग टू बी योर पर्क। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई आपके लिए सेलिब्रेशन क्या है, आप जब आप तैयारी करते हैं 3 साल, और जब आपको लगता है कि नहीं मुझे कुछ सीखना है और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस भी करनी है, प्लस आपको पढ़ना भी है, तो आपके जीवन में कुछ चीजें बिल्कुल तय हो जानी चाहिए। आपकी लग्जरी तय हो जानी चाहिए कि भाई मेरे लिए अभी कोई लग्जरी नहीं है, अभी मुझे सिर्फ सीखना है। आप हमेशा से, पता है, आप कहीं मैं पढ़ रही थी और कहा गया कि एक विद्यार्थी जो है मॉन्क मोड में रहता है। वो मॉन्क मोड क्या है? आपका जो मॉन्क मोड है वो लीगल एडिशन है। आपका मॉन्क मूड क्या है? वो लीगल एडिशन है। अब लीगल एडिशन कैसे है कि भाई मेरे लिए सेलिब्रेशन क्या है कि जज साहब मेरी बात सुन लें। आपको एक एज एन यंग एडवोकेट, मैं अभी कल ही मैंने कोर्ट में देखा, मेरा केस लगा हुआ था, और देखा कि एक बहुत ही यंग एस्पिरेंट, मुझे लगता है कि वो तैयारी वैयारी बच्ची करती रही होगी, और वो कोर्ट में उसका नंबर 97 नंबर था, केस नंबर, और वो 79 चल रहा था। वो बहुत ज्यादा, मतलब डरी हुई, घबराई हुई, और 79 पे अपना केस लगी कोर्ट के सामने प्रेजेंट करने, क्योंकि वो जो कोर्ट आपको सिखाता है ना, वो एक्सपोजर बिल्कुल अलग होता है। तो ये जो 3 साल का जो समय है ना आपका, इसको आप अपनी जिंदगी को बेहतरीन समय बनाइए, और ये समझिए कि ये मेरा मॉन्क मोड है, और मॉन्क मोड लीगल एडिशन। You mentioned some crucial points about this. Now, to continue, what's your take on what kind of practice or chamber should an aspirant specifically targets? See, chamber is very very important. I'm telling you, I always used to tell the young law student, young lawyers, that if you are not joining any chamber, you will not be able to learn that tactics of the practice. It is very very important, because entire practice revolves around three things: act, fact and tact. This is the only three things that around the practice घूमती है आपकी, एक्ट, फैक्ट और टैक्ट। अगर आप चेंबर नहीं ज्वाइन करते, तो आपको बहुत सारी चीजें आपके जीवन में मिसिंग हो जाएंगी। आपको डिसिप्लिन भी नहीं आएगा। डिसिप्लिन कैसे? कोर्ट खत्म किया, फटाफट जाके घर पे चेंज किया, और आपको चेंबर पहुंचना है 6:30 बजे, क्योंकि कल की तैयारी करनी है। तो ये डिसिप्लिन बिल्डअप करता है। लेकिन एक ऐसा चेंबर ज्वाइन करें जो अपने जूनियर को ह्यूमन फोटोग्राफी मशीन ना समझे, जो जूनियर को बोले कि बताए कि आज जिस केस में एक सीनियर को रिलीफ मिला है, आओ बैठो बताता हूं तुम्हें कि व्हाट वाज माय टेक ऑन दिस पॉइंट। जहां आपकी नॉलेज एनहांस नहीं हो रही है, ऐसे चेंबर्स को अवॉइड करिए। सर्वाइवल के लिए आप एक काम कर सकते हैं, ऐसे बहुत सारे चेंबर्स हैं जो आपको स्टाइपेंड देते हैं। हो सकता है कि वो लो स्टाइपेंड हो, बट वो स्टाइपेंड आपका मोटिवेशन हमेशा बढ़ाते हैं। अब उस स्टाइपेंड को पाने के लिए भी थोड़ी बेसिक नॉलेज तो आपको आनी ही चाहिए। भाई लॉ स्कूल में आप लोगों ने इतना पढ़ाई कर रखा है, तो अगर आपको बेसिक ड्राफ्टिंग आती है, आप खूब ड्राफ्ट करिए, आप सीनियर को बार बार बात करिए, आप सीनियर से काम लीजिए, और ऐसे चेंबर को ज्वाइन करिए जो आपको सिखाए, जो आपको मौका दे कि हाँ आप में है वो काबिलियत, और सीनियर्स पहचान लेते हैं। ऐसा नहीं है, अगर आप अच्छे से काम करेंगे तो सीनियर्स ऑलवेज अप्रिशिएट। Indeed, ma'am. And that well ties into our next question, that for getting the success in this exam, how can an aspirant maximize this 3-year mandation rule? See, what happens when the students start preparing for the judicial service examination, they think that कि भैया आज शुरू किया, कल वैकेंसी आ जाएगी, मैं पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकाल लूंगा, बस फिर उसके बाद मेरा मेंस तो निकल ही जाएगा। ये भ्रम है, दिस इज मिथ।
जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन अपने आप में इतना बड़ा सिलेबस है और आपको कायदे से तो सिलेबस को ढंग से पढ़ने में 2-2.5 साल लग जाते हैं। तो जब आप कोर्ट में जाते हैं और आप देखते हैं किसी भी सेक्शन का रियल इंप्लीमेंटेशन, तो आपको उस सेक्शन को समझने में, उस पे अपना टेक देने में, वो प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपका स्ट्रांग हो जाता है। भाई एंटायर सब्जेक्ट ऑफ जुडिशियल सर्विस एग्जामिनेशन इज डिवाइडेड इनटू सब्सटैंटिव एंड द प्रोसीजरल। तो आप प्रोसीजरल एस्पेक्ट आपका थोड़ा स्ट्रांग हो जाता है। आपको अगर आपसे नॉर्मली कोई बात याद करने की कोशिश करें तो आप ऑर्डर 39 को याद करेंगे कि भाई दिस इज टॉकिंग अबाउट द टेम्परेरी इंजंक्शन, बट वंस you have dealt with the case of temporary injunction, then there are certain keywords that you won't be able to forget in your life. वो irreparable loss तो कभी भूलेंगे ही नहीं आप। तो ये आपका थोड़ा सा स्ट्रांग हो जाता है और ये आपकी आंसर राइटिंग को इंप्रूव करता है, क्योंकि जुडिशरी के सिलेबस में आपका प्लेन रिटन स्टेटमेंट, जजमेंट राइटिंग, दीज आर सर्टेन कोर एरियाज जहां पे कि आपको बहुत मेहनत करनी होती है और वो थोड़ा सा आपका ईज हो जाता है। और कहीं ना कहीं ये रीजन भी रहा है इसको इंक्लूड करने का, 3 ईयर प्रैक्टिस को इंक्लूड करने का एक बहुत बड़ा रीजन रहा है, क्योंकि वो आपके जुडिशियल टेम्परामेंट को बिल्डअप कर रहे हैं फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। आपको कोर्ट का पता, आपको क्लाइंट की आंखों का इमोशन पता है कि यार मेरा क्लाइंट मुझसे क्या चाहता है, वो मिसिंग होता है। जब आप डायरेक्ट बेंच पे बैठ जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं वो दैट फैक्टर इज मिसिंग। Thank you, ma'am. That's a very fantastic perspective. What should students really focus on their first, second, and third year? This is the important question that students should focus upon the first, second, and third year. See, first year is the foundation level where just after completing your law, अब आपको बहुत सारी चीजें तो आपने पढ़ ली, लेकिन आपको उसका रियल एक्सपोजर नहीं पता। तो जब आप कोर्ट में जा रहे हो, कोई भी किसी भी तरह के आप केसेस देख रहे हो, तो आपको ये देखिए कि पहले साल मैं सब्सटैंटिव पे फोकस करूंगा, दूसरे साल में प्रोसीजरल पे फोकस करूंगा, बिकॉज सब्सटैंटिव प्रोसीजर जैसा मैंने कि आपको बताया पहले भी कि सब्सटैंटिव लॉ पे मैं फोकस करूंगा। और जैसे जैसे आप जो भी चैम्बर आप ज्वाइन करते हैं, जैसे जैसे केसेस आपके पास आते हैं, वैसे वैसे अपना फाउंडेशन आप उसको डेवलप कर सकते हैं। सेकेंड ईयर में आप अपना पूरा प्रोसीजरल पार्ट अच्छे से करिए और थर्ड ईयर is for the revision and only revision. That is the year of answer writing practice. That is the year of previous year solving the previous year के पूरे पेपर आप सॉल्व कर रहे हो, आप खूब लिख रहे हो। देखिए एक बात तो तय है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिसमें भी प्री, मेंस और इंटरव्यू होता है, तो वो एग्जाम प्री तो कई बार तुक्के से भी निकल जाता है, कई बार हो सकता है तुक्के से भी निकल जाता है, लेकिन मेंस मैं हमेशा कहती हूँ दैट इज मेंस इज द मेन एग्जाम दैट यू हैव टू फोकस अपॉन। अब मेंस तो तभी निकलेगा जब आपका रिगरस तैयारी होगा, और रिगरस तैयारी नहीं है तो आप रिगरस तैयारी का मतलब आपको बहुत सारे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी होगी और टाइम लिमिट, which is very very crucial part of the entire preparation, that you have to be managing your time। कैसे आप टाइम मैनेज करो, आप कैसे कोर्ट जा रहे हो, कोर्ट से आने के बाद कितना टाइम आप पढ़ने में दे रहे हो, कितना टाइम सेल्फ स्टडी में दे रहे हो, ये सब आपका एक जर्नी है। तभी तो मैंने आपसे कहा कि इट इज ऑल अबाउट डिसिप्लिन एंड डिसिप्लिन, वो आपको सिखाता है। एब्सोल्युटली मैम। मैम जैसे कि हम सब जानते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, सो मैम आपके हिसाब से इन 3 सालों में ऐसी कौन कौन सी मिस्टेक्स हैं जो एस्पिरेंट्स कर सकते हैं? हाँ, अपने समय का सही नहीं उपयोग करना, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। आपको लगता है कि हम किसी चेम्बर को ज्वाइन कर लेते हैं और हम किसी एडवोकेट से प्रैक्टिस सर्टिफिकेट ले लेते हैं, हम अपनी तैयारी करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसी गलती आप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन जो कमीशन एग्जाम कंडक्ट कराता है उसका नेचर भी चेंज हो रहा है। अगर आपके पास प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होगा तो कई ऐसे सवाल होंगे जो आपसे इंटरव्यू में पूछे जाएंगे, और अगर आप कोर्ट नहीं गए हैं तो आप बिल्कुल भी उस क्वेश्चंस का जवाब दे ही नहीं पाएंगे, बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। तो इसलिए ये जो समय मिला है आपको, इनका बहुत बेहतर तरीके से यूज किया जाए। आप कोर्ट जाइए, आप अपनी पढ़ाई भी करिए, ये सब आपको बैलेंस करना पड़ेगा, एंड विच इज द की टू सक्सेस। Really appreciate you, ma'am, breaking that down. Do you really believe that mandate will genuinely lead to a noticeable increase in the quality and practical efficiency of every level judge? This is again a question, depends upon that how students have उन्होंने अपने आप को इस जजमेंट को किस तरह से अपने ऊपर इम्पोज होने दिया है। कुछ लोगों को ये जजमेंट बहुत ही ऐसा लग रहा होगा, कई सारे बच्चे कहते हैं कि मैम हमारी तो लाइफ बर्बाद हो गई, हम तो लेट हो गए। बिलीव मी, कोई लेट नहीं हुआ है। आप पहले तो ढंग से अगर आप सिलेबस पहुंचे, और अगर आपने टारगेट रखा है कि मुझे फर्स्ट अटेम्प्ट में निकालना है, तो कायदे से सिलेबस पढ़ना, रिवाइज करना, उसमें भी आपको जो है 2 साल, 2.25 साल, 2.5 साल लग जाता है। ठीक है, अब आप ये समझते हैं कि भाई मैं आज ही लॉ किया, मैं पहला अटेम्प्ट निकाल दूंगा, इट्स नॉट पॉसिबल।
एक तो वैकेंसी नहीं होती है, वैकेंसी होता है तो फिर आपकी तैयारी नहीं है। तो इन सब को मैनेज करने के लिए अगर बच्चे ने ढंग से मैनेज कर लिया कि भाई इस जजमेंट को सीरियसली लिया, कोर्ट का भी एक्सपोजर ले रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट भी कर रहे हैं, समय से पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपने पूरे पार्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, क्योंकि जुडिशरी सिर्फ लॉ पढ़ने से नहीं निकलता। कई सारे ऐसे स्टेट है जहां जीएस पढ़ना पड़ता है, आपको जजमेंट राइटिंग पढ़नी पड़ती है, आपको लैंग्वेज पेपर पे फोकस करना पड़ता है। तो ये समय तो आपको कहते हैं ना कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और आपने अगर समय का सदुपयोग कर लिया, आपने कोर्ट के एक्सपोजर के साथ अपनी तैयारी को रखा, तो डेफिनेटली हमारे पास बहुत ही बहुत ही ट्रेंड और विथ लॉट ऑफ बहुत ही अच्छे जुडिशियल टेम्परामेंट के जुडिशियल ऑफिसर्स आएंगे। मैम एब्सोल्युटली मैम, एंड जैसा कि हमें पता है कि हर जजमेंट की जहां प्रशंसा होती है वहां उसकी आलोचना भी होती है, तो क्रिटिक्स आर्ग्यू दैट if it would have been some post enhanced recruitment training, that would be a better solution. So what are your thoughts? See, अगर आपकी पोस्ट ट्रेनिंग के बाद ये होता तो शायद वो सीखने की ललक नहीं रहती। अभी तो क्या है कि सीखने की ललक है कि भाई मुझे सीखना है, मुझे सीनियर के चैम्बर में जाना है, वहां से केसेस लेने हैं, मुझे आर्ग्यू करना है, मुझे ड्राफ्ट करना है। बाद में कहीं ना कहीं वो एटीट्यूड आ जाएगा, अरे आई एम अ जुडिशियल ऑफिसर, आई विल डू व्हेन आई विल जॉइन द बेंच। मैं जब जाऊंगा बेंच पे बैठूंगा तब मैं करूंगा, व्हेन आई विल बी पोस्टेड एज एन जुडिशियल ऑफिसर। वो ट्रेनिंग के दौरान वो वाला जो सीखने की, जो एक कहते हैं ना कि सीखने की जब तक आपके अंदर ललक ना हो तब तक आप जीवन में कुछ नहीं कर सकते। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सही डिसीजन है, ये इतना ही अच्छा डिसीजन है कि आपके अंदर एक लीगल एक्यूमेन भर भर के आ जाएगा। Would you like to give a last piece of advice to our viewers? Yes, of course. My last piece of advice to all the young law aspirants, lawyer. See, practice is the best anger management course. आप कोर्ट प्रैक्टिस करते हैं ना, जब जब आपने सीनियर का डांट सहना सीख लिया, ऑपोजिट काउंसिल का ड्रामा समझना सीख लिया, क्लर्क का ईगो समझ गए आप, तो आप एक समझ लीजिए कि आप जो है ना बेस्ट मैनेजमेंट कोर्स कर रहे हैं। That is my only last advice, that practice is best anger management course that you are learning with. Thank you मैम। आप कोई ऐसा एडवाइस देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को जो बहुत ही घबराए हुए हैं? घबराने की तो कोई बात ही नहीं है। अब आप एक बात समझिए, ये 3 ईयर जो प्रैक्टिस रूल आया, इससे घबराना क्यों है? इसको हम क्यों नहीं ऐसा समझ रहे हैं कि जो यार प्रैक्टिस आप कर रहे हैं ना, ये बेस्ट एंगर मैनेजमेंट कोर्स है। आपने क्या किया, आपने अपने सीनियर का डांट झेल लिया, आपने ऑपोजिट काउंसिल का ड्रामा झेल लिया, आपने अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कर लिया, यू आर ऑलरेडी अ जज मटेरियल। अब तो सिर्फ क्या है कि बस पढ़ना है और जो कोर्ट में सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है और बस आप बन गए जज। तो वैसे भी मैंने क्या बताया कि लास्टली कि इतना बड़ा सिलेबस है, अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में बनना चाहते हैं तो आपको देखिए समय तो देखो देना पड़ेगा, और वो वैसे भी इतना समय लगता था। बस इतना है कि बस अपने दिमाग को आपको ये ट्रेन करना है कि मैंने पहले भी बताया, इसी पॉडकास्ट में ही बताया कि देखिए अब आपका जो मोड है ना वो मॉन्क मोड है, और उसका जो एडिशन है वो लीगल एडिशन है।